नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर थर्ड से। और आप यूनिट नंबर थर्ड के एकदम लास्ट पॉइंट को देखोगे दोस्तों, तो वहाँ लिखा है कि व्यक्तिक समाज कार्य तथा सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के कार्यस्थल। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों एक पॉइंट है, ध्यान से देखना, दिव्यांग व्यक्ति। टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूजीसी नेट में ही, हर एक एग्ज़ाम में डिसेबिलिटी से, दिव्यांगता से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से आप लोग इसे देखना, कॉपी पेन साथ में रखो और नोट डाउन भी करते चलिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि दिव्यांगता जो शब्द है, यानी जिसे आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो दोस्तों शब्दकोश से हटाए जाने का प्रयास भी चल रहा है। ठीक है, अब याद ये रखना दोस्तों कि इस शब्द के जो उच्चारण है, मात्र से निशक्तता या सशक्त वर्ग का ही एक चेहरा सामने आता है। यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों तक या विशिष्ट वर्ग के जो परिचय था वो विकलांग शब्द से ही दिया गया था, ये भी चीज़ें याद रखना। बट इसमें क्या हुआ कि इन्हें जो निःशक्त और अलग योग्यता वाले जो व्यक्ति थे उनको संशोधित या संबोधित किया जाने लगा। और यूं तो ये वर्ग जो है दोस्तों प्रारंभ में ही विशेष रहा है, चाहे वह समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग होने के कारण अथवा कुछ अलग क्षमता दर्शाने के कारण क्यों ना इसे माना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि जब व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से कोई रोग ना हो और वह उपस्थित वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वह एक स्वस्थ प्राणी के रूप में जाना जाता है। ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इस संदर्भ में स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। रोग या अस्वस्थता, ठीक है, कि जो अनुपस्थिति है वो मात्र नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि रोग या अस्वस्थता की उपस्थिति जो है वो मात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक और मानसिक और समायोजित या सामाजिक कल्याण की स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, स्वास्थ्य एवं बीमारी के क्षेत्र में बहुआयामी है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के साथ साथ वातावरणीय समायोजन का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है, अतः किसी व्यक्ति की अक्षमता को समझने के लिए शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञानेंद्रियां की जो क्षमता होती है वो जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना दोस्तों कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में बताया कि क्षति, अक्षमता, विकलांगता के विषय में सबसे पहले क्षति आती है, फिर अक्षमता आता है, फिर विकलांगता आता है। वहीं दोस्तों इसके अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के लेवल पर देखा गया तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ने प्रकाशित ये किया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था उसका क्षति, अक्षमता और विकलांगता की संकल्पना परिभाषा के बीच में जो आपसी संबंध बतलाता है दोस्तों, वो इस तरीके पर आधारित था, जिसको बताया गया कि लाइनर मॉडल के मॉडल से आधारित रहा। अब क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप ने जो प्रकाशित किया है क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता की जो संकल्पना है वो कौन सी लाइनर में है? ठीक है, तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल या वन लाइनर, तो इस तरीके से करेगा दोस्तों तो आप लोग बताओगे लाइनर मॉडल में इसको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, या तो लाइनर मॉडल में किसके माध्यम से प्रदर्शित किया गया, तो भी आप लोग याद रखना कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। चलिए, किस तरीके से इन्होंने पहले डिसेबिलिटी को बताया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग कॉपी पेन साथ में रहिए और नोट डाउन करते चलिए पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर डिजीज़ यानी बीमारी बताई जा रही है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक स्थिति और मानसिक मानदंडों के अनुसार ठीक ना हो तो शारीरिक व मानसिक रुग्ण मतलब बीमारी माना जाता है। इसे दूसरे शब्दों में बीमार भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति की संरचनात्मकता और उसके क्रियाकलापों में परिवर्तन और परिणाम स्वरूप उसके उपस्थिति कार्यक्षमता बाधित हो जाती है और यह रोगी संज्ञा के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना दोस्तों। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों इसमें क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 19वीं शताब्दी तक आते आते क्या हुआ कि शिक्षण प्रशिक्षण की जो विधियाँ थी उसकी खोज और शोध प्रारंभ हो गया था।
किस फील्ड में? डिसेबिलिटी की फील्ड में। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए आप लोग। यहाँ पे दोस्तों एक अलेक्जेंडर ग्राहम और ग्राहम बेल और अलेक्जेंडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अल्फ्रेड बाइनेट का नाम भी सुना होगा, यानी अल्फ्रेड बेनेट का नाम है, मारिया मॉन्टेसरी का नाम सुना होगा। इन सब ने एक योगदान दिया था किस परिवर्तन के लिए दोस्तों? डिसेबिलिटी में परिवर्तन करने के लिए। इसी काल में निःशक्तताओं के लिए एक पुस्तक लिखी गई जिसमें विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई। तो ध्यान देना दोस्तों कि पुस्तक में लिखा गया था विशेष विद्यालयों की स्थापना के रिलेटेड था संबंध में। अब मानसिक मंदत्व यानी मेंटल रिटार्डेशन के बारे में यहाँ पे विशेष विद्यालयों की व्यवस्था 20वीं शताब्दी में हुई। पुस्तक में लिखा गया 19वीं शताब्दी में, ये चीज़ें याद रखना। लेकिन मेंटली रिटार्डेड यानी जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, मानसिक मंद वाले बच्चे हैं, उनके विशेष विद्यालयों की जो स्थापना हुई 20वीं शताब्दी पर जोर दिया गया। और इसी काल में दोस्तों आया था रॉयल कमीशन। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, रॉयल कमीशन पारित हुआ था इसी समय। और इसे मेंटली डिसेबिलिटी या बिल या डिफिशियंसी, आप इस तरीके से लिख लो, कमी, जिसको मेंटली डिफिशियंसी यानी बिल के नाम से जाना गया। तो रॉयल कमीशन जब पारित हुआ तो किस नाम से जाना गया पूछा जाएगा तो आप बताना, मेंटली डिफिशियंसी बिल के नाम से जाना गया। और इस काल के जो विभिन्न विकलांग थे इस समय यानी 20वीं शताब्दी में, ठीक है, उस समय जो विकलांग व्यक्ति थे, दिव्यांग थे, तो उनके विशेष विद्यालयों की स्थापना किया जाने लगा। और जब विद्यालय उनकी स्थापना होने लगी तो अलग अलग एक्ट भी बनने लगे, यानी अधिनियम बनने लगे। जब अधिनियम बनने लगे तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 1985 में और 86 में क्या हुआ कि लॉर्ड, ठीक है, इंगेटन कमीशन आया था। लिख लीजिए, लॉर्ड इंगटन कमीशन आया जो 1889 में, ठीक है, इगटन कमीशन यानी इगटन कमीशन की रिपोर्ट जो है दोस्तों, श्रवण मतलब हियरिंग, ठीक है, और दृष्टि यानी विजुअल अक्षम व्यक्ति की जो शिक्षा की बात कही गई थी इसी में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए अगर नेट में पूछा जाता है तो। 1903 में यानी 1903 में ये आया कि लंदन कमीशन में मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई। अब देखिए 1930 में डिसेबल यानी मेंटल रिटार्डेशन जो बच्चे थे उनके एजुकेशन की बात हुई थी। कब हुई थी? तो सर्वप्रथम 1903 में हुआ था। ये चीज़ें याद रखना। 1959 में क्या हुआ? 1959 में कि ब्रिटेन ने मेंटल हेल्थ एक्ट बना दिया। अब मेंटल हेल्थ एक्ट वो बताइए कब बनाया और किसने बनाया? तो ब्रिटेन ने बनाया और 1959 में बनाया। दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हुआ। भारत की बात कर लेते हैं अब, अपनी इंडिया की, ठीक है। ओवरऑल अब सारी बातें हो जाएगी आज। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ दोस्तों इंडिया के बारे में, तो 1968 में इन्होंने क्या किया, आपने सुना होगा ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। तो NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। कब आई? 1968 में आई थी। अब जब प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई तो विकलांगों की शिक्षा की बात कही गई इसमें, और इस प्रकार कही गई कि 1970 के दशक में इन्होंने क्या किया कि PL 93 और 112 एक्ट में इसमें संशोधित कर दिया। अब इसमें जैसे संशोधन किया गया तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि आइडिया, अब आप लोग आइडिया नेटवर्क मत समझ लेना, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ कि 1996, पूरा नाम बता देता हूँ नहीं तो समझ जाओगे, इंटरनेशनल डिसेबल एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो इसमें ये एक्ट बना 1996 में, ठीक है। अब इसकी जो क्षमता रही दोस्तों, ये की कैपेसिटी या इसकी महत्व पे जो बल दिया गया तो शिक्षण प्रशिक्षण पर दिया गया। देखिए अब ये सोचो आप लोग कि क्या डिसेबल बच्चों को एजुकेशन दिया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं UGC नेट में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब फिर भारत की बात कर रहे हैं तो 1985 में क्या हुआ, नोट डाउन कर रहे होंगे, आई होप, मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से कि 1985 में भारतीय पुनर्वास RCI आया था, भारतीय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1985 में भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन हुआ। तो फिर 1986 में क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ही निःशक्त जनों की शिक्षा की बात कही गई थी। अब एक और नीचे लिखिए फैक्ट, 1995 यानी 1995 में क्या हुआ, निःशक्त जन अधिनियम यानी PWD, मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है, जिस दोस्तों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट अगर बात करूँ दोस्तों तो इसी का जो नाम था PWD का मैंने पूरा नाम बताया था कि क्या नाम होगा, समान अवसर पूर्ण भागीदारी और अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई थी इसके बारे में। फिर उसके बाद एक एक्ट आया इंडिया में 1999 में जिसको नेशनल ट्रस्ट के नाम से जाना गया, ठीक है, NTA यानी नेशनल ट्रस्ट एक्ट,
NTA, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मानसिक मंदता, अच्छा ये जो था NTA 1999 का एक्ट, इसमें कुछ डिसेबिलिटी को ही लिया गया था, जैसे मेंटल रिटार्डेशन को लिया गया था, ऑटिज्म को लिया गया था, ठीक है, ऑटिज्म मतलब सोलिन, सेरेब्रल पॉलिसी यानी प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, और उसके बाद आया था बहुविकलांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। इनके संरक्षण के और पुनर्वास की बात करेगी। देखिए पुनर्वास की जब कभी बात होगी तो ये समाज कार्य से रिलेट होगा, ठीक है, समाज कार्य का मतलब ही है पुनर्वासित करना सभी को, ठीक है। संपूर्ण जीवन में या संपूर्ण विश्व में विकलांगता को दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है ये सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए मैं बात कर रहा था डिसीज़ के बारे में और उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से अब। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, इन्होंने, अच्छा मैंने आपको परिभाषा तो बता ही चुका हूँ, ठीक है, WHO की, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों क्षति क्या चीज़ है। ध्यान देना कि जब बीमारी क्षति की पहचान कर पाने में सहयोग स्वरूप या बीमारी अथवा क्षति की जानकारी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन कर सकती है, तो साथ ही उसके सामान्य जो गतिविधियां होंगी वो एक प्रकार की रुकावट दिखाएंगी और व्यक्ति के इस सामान्य अनुभव के कारण अपेक्षाकृत जो अटपटी स्थितियां बन रही है या पड़ रही हैं, उन सामाजिक वातावरण के अनुभव को ही प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि इम्पेयरमेंट मतलब होता है कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव क्षति को दर्शाता है, यानी शारीरिक रचना, मनोवैज्ञानिक ढांचे, क्रियात्मक और ह्रास या असामान्यता की क्षति ही कहा जाता है दोस्तों इस क्षति को। पहले बीमारी आती है, बीमारी के बाद क्षति होती है, ठीक है। जब कोई असामान्यता व शारीरिक व मानसिक स्तर पर होती है तो उसे क्षति कहते हैं। अब अंग के स्तर पर होती है, ये याद रखना, अंग के स्तर पर होती है कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति को या उस स्थिति में जानने के लिए किसी भी प्रकार का जो दुराव क्षति दर्शाता है वो क्षति ही कहलाता है। यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा था। स्वास्थ्य संबंधी अनुभवों के संदर्भ में भौतिक शारीरिक संरचना और मनोवैज्ञानिक ढांचे को तद संबंधी या उसकी क्रियात्मक की कमी या असमानता की क्षति कहा जाता है। और जो किसी व्यक्ति का अंग या प्रसंग या प्रत्यंग की त्रुटि में असामान्यता या अंग प्रत्यंग का ना रहना उसकी क्रियाओं में कमी या मानसिक क्रियाओं का कार्य कुशलता में कमी आदि लक्षण के क्षति को नष्ट करता है, ठीक है। जैसे दृष्टिबाधिता यानी विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे में त्रुटि बताती है, और वहीं क्षति का जो तात्पर्य बनता है, जो अभिप्राय है वो ये है कि बीमारी में नहीं वरन एक कारक से है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक क्रियाकलापों पर अपना प्रभाव डालने लगता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति की रेटिना, ठीक है, रेटिना ये यानी विजुअल इम्पेयरमेंट का बता रहा हूँ मैं, रेटिना क्षतिग्रस्त होती है तो या देखने में त्रुटि हो जाती है कि इस प्रकार की मस्तिष्क को धीमे धीमे कार्य करने में या बौद्धिक क्षति हो जाती है, तो ऐसी कंडीशनों की दोस्तों क्या कहा जाता है, क्षति कहा जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो एक चीज़ लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप के अनुसार बताया गया कि किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, मनोशारीरिक और असामान्यता अथवा कमी की अंगी कारणों से होता है और उसे ही कहा जाता है क्षति, ठीक है दोस्तों। ये बेसिकली होता है ऊतकों के नुकसान होने से, जिसमें रेटिना की खराबी से कोई अंधापन हो सकता है तो उसे क्षति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद आती है बीमारी हो गई, क्षति हो गया, उसके बाद आता है अक्षमता जिसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो, डिसेबिलिटी क्या चीज़ है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि क्षमता और अक्षमता में अंतर किस तरीके से करोगे आप। अक्षमता को जानने से पहले क्षमता को जानना जरूरी है। जैसे क्या है कि मानव शरीर के जो मस्तिष्क में इतनी अधिक क्षमताएं हैं जो किसी अन्य या प्राणी से भी नहीं है, यानी आप ये समझिए कि मानव शरीर में एक साथ कई तंत्र कार्य करते हैं जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं प्रदान करता है। जैसे तंत्रिका तंत्र की एक महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क है जो मनुष्य को सोचने, समझने और निर्णय लेने की गणितीय या कार्यों के एक्टिविटीज़ में वो जिम्मेदार होता है। आँखों से देखने में या आँखों में देखने की जो क्षमता होती है, आँखों और मस्तिष्क दोनों की जो सहायता होती है, उन दोनों से ही दोस्तों क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं को अंतर कर पाना, रंग, आकृति आदि ऐसे समझने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको प्राप्त करता है। कान का जो है दोस्तों वो मस्तिष्क में सहायता, ठीक है, आवाज़ सुनने के लिए तथा पुरुष और महिला की आवाज़ में अंतर समझता है। वही साथ में ही समझने और आवाज़ को किस साइड आ रही है, किधर से आ रही है, वो समझने के लिए क्या मस्तिष्क का ही एक पार्ट माना जाता है इन सब चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं तो दोस्तों अक्षमता की प्रक्रिया, तो याद रखना प्रक्रिया पूछेगा तो ये मत कर देना कि अध्ययन, निदान, उपचार,
ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सुनो, अक्षमता के प्रक्रिया क्या होगी। ये होगा दोस्तों रोग, क्षति, 2 हुआ। तीसरा लिखो कार्यकलाप संबंधी समितता, और चौथा लिखो अक्षमता। हो गया ये अक्षमता की प्रक्रिया। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं दोस्तों इसके बारे में। और यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए परिभाषा दी गई है कि अक्षमता के संदर्भ में 1950 में आई एक परिभाषा थी कि समयानुसार सही नहीं साबित होता है, और इसका मुख्य कारण है कि परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। और यहाँ पर बताया गया है कि कार्यों को बाधा होती है, अक्षमता कहते हैं। और अर्थात अक्षमता का कारण जो है कार्य करने के तरीके में आ रही समस्याओं को अक्षमता कहते हैं। रेटिना की कमी के कारण व्यक्ति में देखने की जो क्षमता है वो बाधा उत्पन्न हो जाती है, और उसे ही अक्षमता कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रिया जो होती है बाधित होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ विकलांगता। अब आ गई उसके अंदर डिसेबिलिटी, यानी आप ये समझ लीजिए दोस्तों हैंडीकैप, दिव्यांगता उसके अंदर आ गई। तो अब देखिए इसके बारे में क्या है कि विकलांगता जो है व्यक्ति दोस्तों, विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है, उस कंडीशन को कह सकते हैं जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। इसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो भी भूमिकाएं होती है उसकी सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम होती है। अब विकलांगता व्यक्ति जो होता है, जो विकलांग व्यक्ति होता है, उसके भौतिक और शारीरिक मानसिक स्थितियों से जो संबंधित एक्टिविटीज़ होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उससे उत्पन्न जो होता है एक प्रकार का सामाजिक स्वरूप की स्थिति होती है। आप दूसरे शब्दों में ये समझो, सरल शब्दों में, कि विकलांगता वह हानि है जो किसी क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग, सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने की बाधा पहुंचाती है। ठीक है, मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश हाथ जल गया हो, तो उसकी जो कोशिका है वह ऊतक जलने की क्षति हो जाती है। तो हाथ जलने का जो कारण है वह अपना लिखने से संबंधित कार्य नहीं कर पाता है, तो वह अक्षमता की स्थिति में हुई, वह अक्षमता हुआ। ठीक है, याद रखना यहाँ पे, ये विकलांगता नहीं हुआ, अक्षमता हुई है। यदि जले हुए भाग का सही प्रकार से देखभाल और उपचार ना किया जाए, उसमें संक्रमण हो जाएगा, और जब वो संक्रमण हो जाएगा तो उसके फलस्वरूप एक सेप्लिप्स, ठीक है, सेप्सिस होता है, एक सेप्सिस हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत जब सेप्सिस हो जाता है तो चिकित्सक और संपूर्ण संक्रमित हाथ से काट कर हटा देता है। तो यानी हाथ को काट दिया आप, तो व्यक्ति में विकलांगता की स्थिति आ गई। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने आसानी से सरल शब्दों में समझ लिया होगा कि क्षति, अक्षमता, विकलांगता सभी एक दूसरे के परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं विकलांग व्यक्ति के भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के साथ साथ उसके संबंधी क्रियाकलापों से उत्पन्न किसी प्रकार का सामाजिक स्वरूप था, और जिसके आकलन व्यक्ति में मनोसामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है, जो स्थान, समय, परिस्थिति और सामाजिक भूमिका से संबंधित होता है। अर्थात विकलांगता व्यक्ति है वह एक दशा है, यानी कंडीशन है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। क्षति और अक्षमता के कारण उसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से संबंधित जो भूमिकाएं होती है वो सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधित होती है। अतः विकलांगता जो है सामाजिक स्वरूप, ठीक है, वातावरण को परिभाषित या परिलक्षित करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पर एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप के अनुसार कि व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक कारकों की क्षति, अक्षमता के कारण नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है तो उसे विकलांगता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ें समझ गया होगा कि इससे देखिए इसमें लिखा हुआ है कि व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्थिति बाधित होती है। जैसे एक व्हील चेयर पर योग्य व्यक्ति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है तो उसे विकलांग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। दोस्तों मैंने आप लोगों से दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन बता दिया। बेसिकली अगर मैं बात करूंगा RPWD के अनुसार तो इस समय डिसेबिलिटी जो है 21 टाइप की है। मैंने सबको आप लोगों को बता चुका हूं। पहले PWD एक्ट के अकॉर्डिंग था 7 टाइप का था, जो विकलांगता के रूप में जाना जाता था। दृष्टि अक्षम, जिसका अर्थ होता था कि आंखों की रोशनी संपूर्ण रूप से ना हो और वो कुछ भी दिखाई ना दे। नेक्स्ट था दोस्तों कि अल्प दृष्टि अक्षम था, और अल्प दृष्टि अक्षम का मतलब ये होता था कि जो दृष्टिगत कार्य करने में अक्षम होते थे उनकी दृष्टि उपचार इत्यादि के द्वारा ही सामान्य हो पाती थी, और किसी कार्य को करने से लिए उसको सदैव किसी सहयोग और उपकरण की आवश्यकता पड़ती थी, उसे कहा जाता था अल्प दृष्टि अक्षम। नेक्स्ट आता था दोस्तों कुष्ठ निवारित, यानी अब इसको बोला जाता था दोस्तों कि व्यक्ति वह होता है जिसमें हाथ पैर और संवेदना समाप्त हो जाती थी और आँख की पुतली में बहुत यानी
बहुत कुछ खराबी आ जाती थी, तो परंतु किसी कारणवश विकृति नहीं आती थी, तो वो सामान्य क्रियाओं को विक्षिप्तता के कारण वह आवश्यक रूप से हाथ पैर का जो संचालक था उसका नहीं कर पाता था। तो कुष्ठ रोग से पूर्णतः ठीक हुए व्यक्ति को इसके अंतर्गत रखा जाता था, कुष्ठ निवारित। ठीक है, नेक्स्ट आता था दोस्तों श्रवण अक्षमता। श्रवण अक्षमता मतलब यदि किसी व्यक्ति में 60 dB इससे अधिक श्रवण अक्षम है तो वह श्रवण अक्षमता माना जाता था। नेक्स्ट आता था दोस्तों गामक अक्षमता, जिसमें हड्डियों, जोड़ों और पेशियों से विकलांगता से रिलेट होता था और इसका परिणाम स्वरूप था दोस्तों अंगीय संचालन में कठिनाई। नेक्स्ट होता था दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन यानी एमआर, मानसिक मंदता। बौद्धिक अक्षमता, जिसका अर्थ होता था कि वह दशा थी जिसमें मानसिक विकास अपूर्ण हो, जिसमें असामान्य बुद्धि के रूप में दिखाई देती थी। नेक्स्ट होता था दोस्तों और लास्ट मानसिक रुग्णता, जिसको बोला जाता था मानसिक बीमारी या रुग्ण या इलनेस भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब होता था दोस्तों कि मानसिक मंदता के अलावा अन्य प्रकार की जो मानसिक बीमारियां होती थी वो विकृति से ही रिलेटेड होता था, तो उसे मानसिक रुग्णता कहते थे। मानसिक रुग्णता को ठीक किया जा सकता है लेकिन मानसिक मंदता को ठीक नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें याद रखना आप लोग। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और यहाँ से इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों, दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित इतना आप सब के लिए इनफ है, ठीक है दोस्तों।